तो अब हम जो है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है और आपको वेरीफाई करना है कि प्रोजेक्ट फोल्डर आपका यहाँ पे है। ये जो लाइन है ये बताता है आपका जो डायरेक्टरी पाथ है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ओके, एंड यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो क्या है, वो ये है हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं है। एनवायरनमेंट एक्टिवेट होता तो हमारा एनवायरनमेंट का नेम आ रहा होता यहाँ पे। ओके, तो एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, आपको एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिलेगी। अगर आप अपने कमांड को चलाते हो, पाइथन जो लास्ट कमांड हमारा फोल्डर में मूव करने के बाद में आप सर्वर रन कर रहे हो, तो अगर ये रन करते हो विदाउट एक्टिवेटिंग आपका एनवायरनमेंट तो आपको एरर मिलेगा। और हम अगर ट्राई भी करते हैं तो इस तरीके से हमें एरर मिलने वाला है। एक ये कौन सा एनवायरनमेंट चल गया? हाँ यार, ये चल क्यों गया? चल कैसे गया? ये तो गड़बड़ हो गई। एनवायरनमेंट एक्टिवेट है क्या हमारे पहले से? दिखा तो पीएस रहा है इसके आगे। नहीं, एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं होना चाहिए इसका। मैं यहाँ ओपन करता हूँ इस फोल्डर के अंदर और इतनी बार एक्टिवेट कर दिया इसकी मतलब नहीं होगा। नहीं, वो एक्चुअली जब हम कमांड उसमें VS कोड में करते हैं ना, तो आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाता है, बिकॉज वो रजिस्टर हो जाता है जब आप टर्मिनल से एक बार करते हो। तो अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर और मैं यहाँ पे फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ। हमने ग्लोबली इंस्टॉल तो नहीं कर दिया ना इसको? मुझे ठीक से याद नहीं है ना। हाँ, हमने ग्लोबल इंस्टॉल किया हुआ है इसको, तो ग्लोबल इंस्टॉल नहीं करना है आपको। आई थिंक मैंने जेंगो जो है ग्लोबल इंस्टॉल किया हुआ है, पाइथन लिस्ट PIP लिस्ट कहीं ना कहीं ग्लोबली इंस्टॉल हुआ होगा जेंगो। ये रहा, जेंगो ग्लोबली इंस्टॉल है, इसकी वजह से वो रन कर रहा है। बट हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट पे रन नहीं करना है, हमें हमेशा जो है अगर आप लोग करोगे आपके अपने लैपटॉप में, क्योंकि आपके लैपटॉप में जो है ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल नहीं है जेंगो, तो आपके एरर आएगा। और मेरे जो रन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि 4.1.7 है, बट हम इसमें रन नहीं करने वाले हैं, हम हमारे एनवायरनमेंट में रन करेंगे जो कि हमने यहाँ बनाया है एनवायरनमेंट। ओके, तो इस एनवायरनमेंट फोल्डर में आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट रन करोगे CMD और एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करोगे। एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए जो कमांड है वो क्या है? एनवायरनमेंट नेम स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। तो यहाँ पे माई env स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। अब माई एनवायरनमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ से मैं पाइथन अब मैं यहाँ पे PIP लिस्ट करूँगा, तो इस एनवायरनमेंट में जो है कुछ ही गिने चुने पैकेज इंस्टॉल है, जबकि ग्लोबल लेवल पे तो बहुत सारे हैं। ओके, अगर आप अब करते हैं तो देखो कुछ ही है, हमें सारे नहीं चाहिए, हमें कुछ ही चाहिए। ओके, और ये पूरे जो है सिर्फ और सिर्फ जेंगो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखे जाने वाले हैं, मतलब इसमें वही पैकेजेस हम रखने वाले हैं जो जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाले हैं। इसके अलावा और कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करने वाले हम। जैसे जुपिटर लैब हम ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करते हैं। ओके, एंड इसके अलावा जैसे कि हम अदर नमपाई पे डेटा साइंस में जाते हैं तो ग्लोबल लेवल पे कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर हमारे को ज़रूरत पड़ती रहती है। बट अगर आपको सेपरेट प्रोजेक्ट पे काम करना है और उस प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल बनाना है तो आप उसमें बना सकते हो। तो यहाँ पर भी हम जो है जेंगो भी जो है इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में बना के कर रहे हैं। और हमारा माई env अब एक्टिवेट है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको अपन ग्लोबल में सेव करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार अपने को कमांड नहीं लगानी पड़ेगी। ग्लोबल में क्या होता है, आप कुछ भी एनवायरनमेंट लेवल पे चेंजेस करोगे
तो आपके उस पूरे एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपके जो चेंजेस है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट करे, समझ लो। तो आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जिसमें सिर्फ चेंजेस उसी के अंदर लिमिटेड है। इसी वजह से हम जो है प्रोजेक्ट लेवल पे जब भी हम काम करते हैं तो हम अलग से एनवायरनमेंट बना के करते हैं ताकि उसके चेंजेस जो है पूरे सिस्टम पे ना दिखे। ओके, कुछ भी हम हो सकता है ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो या फिर रजिस्ट्री मॉडिफाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अगर एनवायरनमेंट बनाते हो तो एनवायरनमेंट लेवल पे आपका काम होगा। और अगर कुछ भी ऐसा काम होता है जो कि सिक्योरिटी को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसा काम जो रिस्ट्रिक्टेड है और फिर भी आप करना चाह रहे हो, तो फिर आपको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। माई ENV हमने बनाया है और पाइथन मैनेज रन सर्वर। ओके, ये जो एरर है ये कह रहा है कि हमारा जो पाइथन मैनेज जो है वो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, हमारा जो है इस फाइल के नाम से कोई भी ना तो फाइल है, इस नेम से ना तो फाइल है ना डायरेक्टरी है। और क्यों नहीं है, बिकॉज हम अगर dir करें तो हम अभी भी जो है वर्क स्पेस फोल्डर में, ना कि प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो प्रोजेक्ट फोल्डर ये है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर में मूव करना तो CD डम प्रोजेक्ट। तो अब हम डम प्रोजेक्ट में आ गए। अब हमें पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, एंड अब ये रन हो रहा है। ओके, बट इतना तो हमने कल भी कर लिया था। आगे क्या, आगे बहुत कुछ है, तो बने रहिए साथ में। ओके, चलो। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे, सर्वर चल रहा है तो बंद कर दो, ठीक है, बिना सोचे समझे। अब आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, नॉट प्रोजेक्ट, नया एप्लीकेशन बनाना है, सेम प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम डिफरेंट सेक्शंस को जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लाइक एडमिन का सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको एक कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो शॉप से रिलेटेड जो सेक्शन है वो अलग हो गया, और जो डिलीवरी वाला सेक्शन है वो अलग हो गया, है ना, ऑर्डर वाला सेक्शन वो अलग हो गया। इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस आप अलग अलग एप्लीकेशन से बना सकते हो, और अलग अलग एप्लीकेशंस आपस में कनेक्टेड आप बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, हम हमारे इस डम प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो डम प्रोजेक्ट है ये हमारा जो है प्रोजेक्ट ऐप है, और इस डम प्रोजेक्ट के अंदर हम एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, पाइथन manage.py। ये कमांड ध्यान रखना, पाइथन manage.py, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। नहीं, यहाँ हम करेंगे स्टार्ट ऐप। अब आप ऐप बना रहे हो तो स्टार्ट ऐप नाम से आप दोगे, और अब एप्लीकेशन का नेम, ओके, एंड आप दोगे यहाँ पे फर्स्ट ऐप। नेम कुछ भी हो सकता है, ओके। तो हमने यहाँ पे दिया है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और फर्स्ट ऐप, या फिर माई ऐप, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हो। तो जैसे एंटर करोगे यहाँ पे डम प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे या फिर जस्ट ऊपर, वो डिपेंड करता है सॉर्टिंग में कि नेमिंग कन्वेंशन क्या आपने रखा है। तो वहाँ पर आपका जो है फोल्डर माई फर्स्ट ऐप के नाम से जो है आपका फोल्डर बन जाएगा, और उसमें जो है कुछ आई थिंक 4 या 5 फाइल ऑटोमेटिकली जो है बनी हुई आएंगी आपके पास। ओके, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंटर हिट करता हूँ, फर्स्ट ऐप हमें यहाँ मिल जाता है। और इस फर्स्ट ऐप के अंदर अगर आप देखते हो तो काफ़ी सारी फाइलें आपको ऑलरेडी बनी हुई मिलती है, और इनमें से लगभग हम टेस्ट पे हम काम नहीं करने वाले हैं,
और ऐप्स पे भी जो है हमारा ज़्यादा काम होगा नहीं, बट मोस्टली हमारा काम होगा व्यूज़ मॉडल्स। एडमिन में भी ज़्यादा काम नहीं होगा, सबसे ज़्यादा काम हमारा होने वाला व्यूज़ के अंदर और उसके बाद में आना मॉडल के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं MVC। वैसे ही हमारे यहाँ पे MVC नहीं होता है, MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। हमारे पास में होता है MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट, ओके। तो जेंगो जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है MVT रूल को। MVT जो मॉडल है वो ये बताता है आपके पास में जो मॉडल टर्म है वो डेटाबेस को डिफाइन करेगा, ओके। एंड जो व्यू है वो डिफाइन करेगा आपकी फंक्शनलिटी को, बैकएंड फंक्शनलिटी को, जिसमें आप लॉजिक्स लिख रहे हो कि डेटा कैसे प्रोसेस होगा, आप कैसे वेरिफिकेशन कर रहे हो, वैलिडेशन कर रहे हो, ओके, कैसे डेटा आगे जाके रेस्पॉन्स में दे रहे हो, HTTP रेस्पॉन्स कैसे भेज रहे हो, ये सारा जो है व्यू। तो व्यू का जो पूरा पार्ट होगा आप व्यू फोल्डर के अंदर लिखोगे। व्यू जो फाइल है इसके अंदर हर एप्लीकेशन के पास में व्यू होगा, हर एप्लीकेशन के पास में मॉडल होगा, ओके। तो व्यू जो है यूज होगा हमारे लॉजिक्स डेवलप करने के लिए। मॉडल के अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड काम करेंगे, ओके। एंड जो टेम्पलेट है ये हमारा HTML CSS इन सभी को मिला के हम जो व्यू बनाना चाहते हैं, जो फ्रंट एंड वाला पार्ट डिजाइन करना चाहते हैं, वो हमारे टेम्पलेट में होगा। और टेम्पलेट बेसिकली हमारे HTML फाइल्स होंगी, ओके। तो टेम्पलेट जो है हम अलग से बनाना पड़ेगा हमें फोल्डर। एक हमारे जो मेन प्रोजेक्ट है यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, बट बनाने से पहले मैं एक सिंपल सा रेस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ हमारे पेज पे। तो अभी हमारा जो सर्वर रन नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट हमने हमारा एप्लीकेशन हमने बना दिया है, ओके। लेकिन अभी भी अगर हम रन करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी हमें यही मिलेगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब तक कि हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं राउटिंग में, हमें वही मिलेगा होम पेज पे। तो अभी हम रूट एड्रेस पे हैं, हमारे जो IP एड्रेस का जो लोकेशन है उसका रूट एड्रेस क्या है, ये है। और रूट एड्रेस हमारा इस फाइल से मैप किया जाता है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन है, ओके। यहाँ पर URLs आपके जो है जितने भी राउट्स है वो मैनेज करेगा कि इस लोकेशन पे ये पेज खुलेगा, इस लोकेशन पे ये पेज खुलेगा, ओके। तो यहाँ पर हम आप चाहो तो जो है एक फंक्शन बना सकते हैं, लाइक ओके, हम व्यू से ही करते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या हो गया, ये रन क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो ये जो है एक लिस्ट है, दिस इज ए लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है, बट इसको जो है एक्सपेंड किया हुआ है, जैसे कि हम HTML टैग्स को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर हम एक और पाथ बना रहे हैं, पाथ, और पाथ के कॉमा जरूर लगा देना, बिकॉज लिस्ट है तो मल्टीपल आइटम्स जो है, मल्टीपल आइटम्स कॉमा से सेपरेट होंगे। और पाथ बेसिकली एक फंक्शन है जो कि आपको एक URL पैटर्न ऑब्जेक्ट देगा, ओके। एंड वो आगे जाके प्रोसेस हो जाएगा, इंटरनली प्रोसेस होगा, आपको उससे हेडक नहीं करनी है कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, बस आपको URL मैप करवाना है। बट URL मैप होता है हमारे व्यू फंक्शन से, ओके। बट हमने कोई व्यू फंक्शन बनाया नहीं है, तो व्यू फंक्शन आप बना सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में, ओके, और उसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो हमारा डम प्रोजेक्ट है, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट ऐप का है, ओके। जो हमारा प्रोजेक्ट ऐप है वो है, ये वो फोल्डर है। ये दूसरी एप्लीकेशन है। अगर हम हमारे चार्ट को फॉलो करते हैं, लूसिड चार्ट, और जो चार्ट हमने देखा था
उसमें हमने देखा था कि जो प्रोजेक्ट ऐप है उसके अंदर सेटिंग और यूआरएलएस दो फाइलें थी जो हमें फॉलो करनी है। सेटिंग में हम हमारे जो नई एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उनको रजिस्टर करना होता है और यूआरएल्स के अंदर उनको मैप करना होता है। ओके, तो यहाँ से ओपन करते हैं और मैं फिर से उसको ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को याद आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूआरएल है हमारा प्रोजेक्ट ऐप का एंड ये यूआरएल मैप होगा हमारे दूसरे ऐप से। ओके, और हमारी जो दूसरी ऐप जो हमने सेकंड ऐप बनाई है, मतलब उसका नेम फर्स्ट ऐप है, वैसे तो जो फर्स्ट ऐप हमने बनाया है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा setting.py के अंदर। ओके, तो दो काम हमारे मेन होने चाहिए, पहले सबसे पहले रजिस्टर करना है setting.py में, और दूसरा यूआरएल्स के अंदर हमारे इस वाली ऐप के जो यूआरएल पैटर्न्स है उनको इंक्लूड करवाना है। समझ में नहीं आया? सबसे पहले तो इस ऐप को रजिस्टर करवाना है setting.py फोल्डर के setting.py जो फाइल है उसके अंदर, और उसमें किस सेक्शन के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन जो है, ये बेसिकली एक लिस्ट है इंस्टॉल्ड ऐप, इसके अंदर उसको ऐड करवाना है। ओके, दूसरा काम क्या करना है, हमारे पास में जो माई ऐप का जो यूआरएल्स हम बनाएंगे उन यूआरएल्स को हमारे माई ऐप के यूआरएल्स के साथ में बाइंड करना है, क्योंकि यही तो सब कुछ बताएगा कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, सब कुछ यही तो कंट्रोल कर रहा है। तो बताना पड़ेगा कि हाँ हमने जो है कनेक्शन ऐड कर दिया है। ये उसी तरीके से है कि एक पाइप में से जो है पानी बह रहा है और आपने जो है एक नाका खोला और उसमें जो है दूसरा पाइप लगा दिया तो उसमें से पानी बहने लग गया। ओके, ये उस तरीके से है, ऐसे समझ लो इसको। क्लियर है? तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं एप्लीकेशन को। तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको कैसे रजिस्टर किया जाता है ये समझना है आपको। setting.py के अंदर पहली बात तो जो है आपके जितने भी डॉट्स यहाँ पे वाइट डॉट्स दिखते हैं ये, इन सभी को आपको सेव करना है हमेशा, कभी भी इनको जो है अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ही शाणे हो और जो है ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो पूरा लिख दोगे और फिर उसको रन करोगे, फिर बोलोगे चल ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं चल रहा है, लिखने के बाद उसको सेव भी करना होता है। ओके, हम जुपिटर पे काम करते हैं, जुपिटर पे तो शिफ्ट एंटर किया चल गया, इतने दिनों से जुपिटर पे काम करते आ रहा है। फाइल पे हमारा पहला एक्सपीरियंस है ना, और ये वही काम है जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट पे काम करते थे फाइल्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्टॉल्ड ऐप है, ये जो लिस्ट है इसके अंदर हमें बताना है। अब ये बताओगे कैसे? आपके बताने के दो तरीके हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा फुल डिफाइंड नेम यहाँ पे दूँ। ओके, तो फुल डिफाइंड नेम कैसे होता है? फुल डिफाइंड नेम सबसे पहले आप जो है अपने एप्लीकेशन का जो ये नेम है यहाँ पे ये दोगे। ओके, इसके बाद में आप जो है एप्लीकेशन जो ऐप्स है ये लिखोगे। ओके, तो फर्स्ट ऐप डॉट, उसके बाद में ऐप्स, फिर डॉट। अब इस ऐप्स को खोलोगे, जब आप ऐप्स को खोलोगे तो आपके पास में जो है ये क्लास नेम होगा आपके पास। ओके, ये क्लास नेम ऑटोमेटिकली जो है बन के आएगा जब भी आप नया एप्लीकेशन बनाओगे। मैनुअली एप्लीकेशन बनाने की कोशिश मत करना, कमांड से ही एप्लीकेशन को बनाना है। तो इस ऐप को कॉपी कर लो, इस ऐप नेम को यहाँ पेस्ट कर दो, तो ये आपका जो है ऐप नेम हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पर कॉमा लगाना मत भूलना, जैसे कि मैंने कहा सियाने। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सभी लिस्ट है पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट के सभी आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करना जरूरी है। ओके, तो पहला काम हो गया रजिस्ट्रेशन का। दूसरा काम है इंक्लूड करने का। तो इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे जो है नॉर्मली सभी जितने भी हम अलग एप्लीकेशंस बनाते हैं, नई एप्लीकेशन, उन सभी यूआरएल्स को url.py फोल्डर के फाइल के अंदर ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर urls.py कहीं पर भी नहीं है, तो हमें खुद से मैनुअली बनानी पड़ेगी urls.py।
एंड इस urls.py को आपको जो है रजिस्टर करवा देना कहाँ पे, इसके अंदर। और इसके अंदर रजिस्टर करवाने के लिए आप सबसे पहले जो है इंक्लूड लिखोगे। अभी ये जो फ्रॉम django.urls.import पाथ है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसके बारे में बाद में करेंगे। लेकिन आपको पाथ के जस्ट आगे ही लिखना है, एडमिन के आगे नहीं लिखना है। ओके, वो इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है django.urls जो है एक मॉड्यूल है, एक अलग फाइल है, जिसके अंदर हमारे पास में पाथ फंक्शनलिटी और इंक्लूड फंक्शनलिटी दोनों स्टोर्ड है। तो हम उनमें से एक एक फंक्शनलिटी को हमारे इस फाइल के अंदर जो है इंक्लूड करवा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम दे रहे हैं इंक्लूड, और हमारा जो फाइल नेम है माई फर्स्ट ऐप डॉट urls, ये लिखना आपको। तो फर्स्ट ऐप डॉट urls, बस कॉमा लगाना मत भूलना, नहीं फिर से एरर आएगा, फिर कहोगे कि हमारे को समझ में नहीं आया। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है, हमने हमारा जो ब्लैंक रूट एड्रेस है, मैपिंग यहाँ पे हमने मैप किया रूट एड्रेस को हमारे फर्स्ट ऐप के साथ में। ओके, इसका मतलब ये है कि हम जब भी रूट एड्रेस पे जाएंगे तो सीधा हम फर्स्ट ऐप के यूआरएल को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो रूट एड्रेस मतलब ब्लैंक, ये खाली, किधर गया, अरे यार ये वाला जो खाली है, स्लैश के आगे कुछ नहीं है, नॉर्मल आईपी एड्रेस 8000 के साथ, लोकल होस्ट 8000, ये आपका रूट है। अब किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है हमारे फर्स्ट ऐप को, और फर्स्ट ऐप में कोई यूआरएल अभी तक बना नहीं है, यूआरएल नहीं बना हुआ। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, यहाँ से जाना है, ये पूरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पर, एंड ये हटा देना है। ओके, अब दोबारा बनाना है PATH पाथ। अब यहाँ पे आप चाहो तो जो है कुछ भी नेम लिख सकते हो, चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यानी कि ब्लैंक पे आया, ब्लैंक पे ही टिका रह गया। ओके, तो हम यहाँ पे होम भी लिख सकते हैं, होम। क्लियर है? होम आप लिखते हो तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली जो है होम के अंदर जा रहे हो। बट अभी हम रूट ब्लैंक रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट पे आ रहा है। अगर होम करते हैं तो हमें होम लिखना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि अभी तक कोई लॉजिक ऐसा लगाया नहीं हमने कि वो डायरेक्ट होम को ही ऑन करे, है ना। तो अभी हम रूट पे हैं, तो रूट के लिए हम एक फंक्शनलिटी डिफाइन करेंगे कि रूट पर जब वो आए तो क्या होना चाहिए, और वो फंक्शनलिटी डिफाइन की जाएगी किसके अंदर, व्यू के अंदर। ठीक है, ये व्यू, और ये कौन सा व्यू है, ये हमारा फर्स्ट ऐप का व्यू है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम django.contrib.http, फ्रॉम django.http import http response, एंड यहाँ पे आप एक सिंपल सा फंक्शन बनाओगे, जैसे हम फंक्शन बनाते आ रहे हैं इतने दिनों से वैसे ही। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं होम पेज या फिर रूट पेज, इस तरह से नेम कुछ भी लिख सकते हो आप, फंक्शन का नेम कुछ भी। एंड यहाँ पर इसका पहला जो पैरामीटर आप दोगे वो होगा रिक्वेस्ट। क्या होगा? रिक्वेस्ट। ये वो रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट इसको दे रहा है, ठीक है, क्लाइंट ने इसको भेजी है, कॉलन। अब रिक्वेस्ट आए तो रेस्पॉन्स भी देना पड़ेगा, और रेस्पॉन्स देने के लिए आप क्या दोगे, रिटर्न करोगे, एंड रिटर्न के बाद में जो है आपको रेस्पॉन्स में कोई सा भी एक ऐसा मेथड जो है एग्जीक्यूट करोगे जो रेस्पॉन्स देता हो। तो यहाँ पे रेंडर भी जो है रेस्पॉन्स देता है, बट ये हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ हम HTTP रेस्पॉन्स यूज करने वाले हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। तो HTTP रेस्पॉन्स में आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा जो है ए सिंपल व्यू फॉर रूट पेज। ओके, तो जब भी हम रूट पेज पे आएंगे तो हम ये वाला रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक यूआरएल को पता थोड़ी है, यूआरएल को बताना पड़ेगा।
यहाँ पर जो URL है, ये देखो urls.py फर्स्ट ऐप, urls.py डम प्रोजेक्ट। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है, सेव नहीं है तो सेव कर लो सबको। ये सेव किया, यहाँ पर हमने बताया नहीं है, तो पहला जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है वो है हमारे URL का जो नेम है, जो एड्रेस है, URL एड्रेस। दूसरा जो आप दोगे यहाँ पे वो आपका जाएगा क्या, व्यू। सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका व्यू जाएगा। तो व्यू के लिए आप क्या करोगे, आपका जो ये वाला जो फाइल है, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को इस फाइल के अंदर यूज करना है। तो ध्यान दो, इधर सब लोग ध्यान दो, हम यहाँ पे इस फंक्शन को इस फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं। दोनों अलग अलग फाइल है, तो इस फाइल को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा फंक्शन है, कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पैकेज या मॉड्यूल में से हम इंपोर्ट करवा देते हैं। ओके, उस फंक्शनलिटी को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं हमारे इस करंट फाइल के अंदर। ओके, तो जब हमें ऐसा करना हो, सबसे पहले तो हमें अपनी खुद की, मतलब हम URLs के अंदर काम कर रहे हैं, तो URLs कहाँ पर है, ओके, ये पता करना है। इस फोल्डर के अंदर है, क्या हमारा व्यू भी इसी फोल्डर में है, हाँ भैया इसी फोल्डर में है। तो आप क्या करोगे, इम्पोर्ट डॉट मतलब करंट फोल्डर को यूज करते हुए, करंट पैकेज को यूज करते हुए हम जा रहे हैं किसमें, व्यूज के अंदर। ओके, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम डॉट मतलब करंट जो पैकेज है उसमें इंपोर्ट, उसमें से हमें इंपोर्ट करना है व्यूज। तो व्यूज मतलब इस पूरी फाइल को आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। तो आप हमेशा ऐसा ही करोगे, ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्यों, पूरी फाइल को कर लोगे तो अब जब भी नया आप कोई भी व्यू बनाओगे ना उसमें, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप व्यू डॉट उस फंक्शन का नेम लिख सकते हो। तो हमारे पास में ये जो फंक्शन है, इसको आप कैसे यूज करोगे, आप यूज करोगे व्यूज डॉट रूट पेज, वो ऑटोमेटिकली दे देगा आपको। ओके, VS कोड इतना स्मार्ट इनफ है कि वो आपको जो है ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि हाँ इस फाइल के अंदर जो है ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। ओके, एंड थर्ड जो आर्गुमेंट आप नॉर्मली पास करते हो वो है नेम। किसका नेम, आपकी इस पर्टिकुलर मैपिंग का नेम। ओके, जो आपने मैप किया है URL को इस पर्टिकुलर व्यू फंक्शन के साथ में, उसका नेम क्या रखोगे आप। तो नेम रखने के लिए आपको नेम कीवर्ड आर्गुमेंट देना पड़ेगा, नेम के साथ में नेम कीवर्ड आर्गुमेंट, क्योंकि ये जो नेम कीवर्ड आर्गुमेंट है ये कहीं किसी पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। ये मतलब सपोज करो आपके पास में 10-15 आर्गुमेंट आपने रखे हुए हैं। ओके, तो नेम जो पता नहीं कुछ रैंडम लोकेशन पे हमें नहीं पता। ओके, तो आपको जब सीक्वेंस को स्किप करना हो, मल्टीपल आर्गुमेंट को स्किप करना हो और पर्टिकुलर्स पर जंप करना हो, तो आपको नेम के साथ में देना है। अब यहाँ पर तो क्या है, ये दोनों आर्गुमेंट जो है सीक्वेंस में जाएंगे, पहला जो है 0 पे चले जाएगा, दूसरा जो है 1 पे चले जाएगा, लेकिन ये जो है वो उसी को जाएगा जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है। ये चीज हमने डिस्कस की है, हमने। तो अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग में कोई भी एक नेम दे दो, लाइक रूट, बस। ओके, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अगर हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है, तो हमारा जो रेस्पॉन्स हमने दिया था व्यू फंक्शन के अंदर वो हमें मिल जाएगा। और वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। हमने जूम किया हुआ है इसको 500 पिक्सल पे, 500% पे। तो अब अगर इस व्यू फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, दिस इज रूट पेज, ठीक है, तो ये है हमारा क्लाइंट वर्जन, ये है हमारा सर्वर वर्जन। ओके, अब यहाँ पे आप जो है पूरा का पूरा लॉजिक लिखो डायनेमिकली, और वो जो है वहाँ पे जाके आपको दिखाएगा। ओके, तो डायनेमिकली अगर आपके पास में कोई नेम है तो आप नेम, जैसे कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लो, नेम इज इक्वल टू जो है कुशाल, तो
यहाँ पे हम लिख रहे हैं एफ स्ट्रिंग के अंदर में माई नेम इज़, ठीक है, एंड हम यहाँ पे उसका नेम प्रिंट आउट करा रहे हैं। तो अब आप कोई सा भी नेम चेंज करो, या ये जो नेम है कहीं से भी आ सकता है, किसी भी फाइल से आ सकता है, किसी भी डेटाबेस से आ सकता है। ओके, तो वो जो भी डेटाबेस से सपोज करो आज कुशाल नेम है, कल को कुछ और हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा और आपको जो है सर्वर पे उस अकॉर्डिंग जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से हम जो है चीज़ें बना सकते हैं। और अगर आपके पास में लिस्ट है और एक लिस्ट बनाना चाहते हो, लिस्ट को डिफाइन करना चाहते हो, तो इस तरीके से हम करते हैं। ओके, तो अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखना बाकी है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में जो है हम आगे बढ़ेंगे और हर एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग है उसको हम सुलझाते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो